सम ऑफ आइगन वैल्यूज को हम कहते हैं ट्रेस। कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कि कर्नल में डोमेन के ऐसे एलिमेंट्स एक्स आते हैं जो जीरो पे मैप करते हो। अब सबसे पहले हम इस वन की हेल्प से नीचे वाले दोनों एलिमेंट को जीरो करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं एचपीयू एमएससी एंट्रांस 2025 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसकी आइगन वैल्यूज का सम फाइंड करना है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज को हम कहते हैं ट्रेस। यानी ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स सम ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होता है। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स में अगर देखें तो ये जो डायगोनल होता है, इस डायगोनल को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या फिर मेन डायगोनल। और मेन डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो है 6, 3 और 3। अब अगर मैं मेन डायगोनल का सम फाइंड करूं तो यहां से हमें मिलेगा 6 + 3 + 3, जो कि इक्वल आएगा 12 के। अब ये जो ट्रेस होता है वो सम ऑफ मेन डायगोनल एंट्रीज के भी इक्वल होता है। यानी ट्रेस जो है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज के भी इक्वल होता है और ट्रेस सम ऑफ मेन डायगोनल एंट्रीज के भी इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज यहाँ पे 12 के इक्वल होगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मैट्रिक्स ए दिए गए ऑप्शन में से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है वो 2 × 2 की मैट्रिक्स है और 2 × 2 की जितनी भी मैट्रिक्स होगी उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म की होती है। लैम्डा स्क्वेयर माइनस ट्रेस इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी लैम्डा स्क्वेयर माइनस, अब हमें ट्रेस फाइंड करनी पड़ेगी मैट्रिक्स ए की। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज देखें तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। और हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा कि इनका जो सम होता है वो ट्रेस के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें ट्रेस मिल जाएगी 5। यानी यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, साथ में लैम्डा प्लस आगे हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ से 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहां से हमें मिलेगा 6 माइनस -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हमें मिलेगा +1। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 विच इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी इस मैट्रिक्स की। अब इसके बाद हम कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करते हैं। कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी अगर हम यहाँ पे लैम्डा की जगह पे मैट्रिक्स ए रखें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां पे लैम्डा है वहां पे ए रख देंगे। ये जो ए मैट्रिक्स होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। लास्ट में 7 के साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाते हैं क्योंकि मैट्रिक्स से कांस्टेंट प्लस या माइनस नहीं हो सकता। तो यहां से हमें ये इक्वेशन मिली जो कि हमारे ऑप्शन डी में है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास टी एक लीनियर ऑपरेटर दिया है ऑन आर क्यूब। यानी टी जो मैपिंग होगी वो आर क्यूब से आर क्यूब में होगी और इसको डिफाइन किया गया है ऐसे। यानी इस तरह का जो एलिमेंट होगा उसकी इमेज इसके इक्वल होगी और हमें यहां से फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी। डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी फाइंड करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि कर्नल ऑफ टी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं और कर्नल ऑफ टी में इस डोमेन के ऐसे एलिमेंट्स एक्स आते हैं जिनकी इमेज यानी जिन पे टी अप्लाई करने पे आपको 0 वेक्टर मिलता हो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कर्नल में डोमेन के ऐसे एलिमेंट्स एक्स आते हैं जिनकी इमेज 0 होती है, यानी जो 0 पे मैप करते हो। तो हमें यहाँ पे यही देखना है कि इस ऑपरेटर के लिए ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो 0 पे मैप करते हो। अब यहाँ पे क्योंकि डोमेन आर क्यूब है तो इसका एलिमेंट एक्स जो होगा वो देखने में ऐसा होगा, x1 x2 x3 इस टाइप का।
अब इस पे हम टी ऑपरेट करेंगे तो यहां से हमें 0 0 0 यानी जीरो वेक्टर मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर दिया है तो यहाँ पे कोडोमेन भी आर क्यूब है, तो यहाँ पे जो जीरो वेक्टर होगा वो देखने में ऐसा होगा। अब इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पे हम रख देंगे x1 प्लस x2, x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 0 0, और यहां से हमें मिल जाएगा x1 प्लस x2 कंपेयर करने पे जीरो के इक्वल, तो यहां से मिला x1 प्लस x2 इक्वल टू जीरो, और सेकंड से मिल जाएगा x2 प्लस x3 इक्वल टू जीरो, और थर्ड से मिल जाएगा x3 इक्वल टू जीरो। अब x3 जीरो है तो x3 की वैल्यू यहां रख देंगे तो यहां से x2 भी जीरो मिल जाएगा, और x2 की वैल्यू यहां रख देंगे तो यहां से x1 भी जीरो मिल जाएगा, यानी यहां से x1 x2 x3 की वैल्यू मिली 0 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही वेक्टर ये है 0 0 0 जो 0 0 0 पे मैप करता हो। इसके अलावा यहाँ पे डोमेन का कोई भी और एलिमेंट नहीं मिलेगा जो जीरो पे मैप कर रहा हो। जीरो तो जीरो पे हमेशा मैप करता है। हम ये देखते हैं कि कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स जीरो पे मैप कर रहे हैं। जितने नॉन जीरो एलिमेंट्स जीरो पे मैप करते हैं उतना डायमेंशन होता है कर्नल ऑफ टी का। तो यहाँ पे ऐसा कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं मिला, तो इसी वजह से डायमेंशन जो कर्नल ऑफ टी का होगा वो जीरो होगा। तो यहां से हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस लीनियर ऑपरेटर से एसोसिएटेड मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आप यूजुअल बेसिस लेते हैं। यहाँ पे डोमेन आर क्यूब है, और इसके जो यूजुअल बेसिस रहते हैं वो रहते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब हम पहले इसकी इमेज फाइंड करेंगे, यानी टी ऑफ 1 0 0 फाइंड करते हैं। x1 की जगह 1 रखेंगे, x2 और x3 की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1। यहाँ पे हमें 0 प्लस 0 0 मिल जाएगा, और लास्ट से भी 0। इसी तरह से हम 0 1 0 की इमेज फाइंड करेंगे। x2 की जगह 1 रखना है, x1 और x3 की जगह 0 रखना है, तो यहाँ पे x2 की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 1 0, और इसी तरह से 0 0 1 की इमेज हमें मिल जाएगी 0 0 1। अब इसको अगर हम यहाँ पे कॉलम की फॉर्म में लिखें तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 0 0। इसको अगर कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1 1 0, और लास्ट वाले से हमें मिलेगा 0 0 1। ये बन जाती है मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद दिस लीनियर ऑपरेटर। अब यहाँ से आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट आपको 1 दिख रहा है, क्योंकि मेन डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसीलिए जो डिटर्मिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एंट्रीज के इक्वल होता है। तो 1 × 1 × 1 यहाँ से 1 मिल जाएगा। डिटर्मिनेंट 1 मिलने का मतलब ये हुआ कि इसका जो रैंक होगा वो 3 होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ये एक्लन फॉर्म में है, और यहाँ पे 3 नॉन जीरो रोज है, तो इसका रैंक हमारा 3 होगा। अब इसके बाद रैंक नलिटी थ्योरम कहती है कि रैंक प्लस नलिटी ये डायमेंशन के इक्वल होता है। तो यहां से आपको रैंक 3 मिला। नलिटी जो होती है वो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी होती है, तो ये हमें फाइंड करनी है। और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो इसका डायमेंशन 3 है, तो यहां से हमें नलिटी की वैल्यू मिल जाएगी 0। नलिटी 0 होने का मतलब है कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी हमारा 0 होगा, यानी यहां से ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लिखते हैं। ए हमारी होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट एक्स का हमें मिल जाएगा 1, वाई का 2 और जेड का 1। और सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट है 2, 3 और 8, और थर्ड इक्वेशन में कोफिशिएंट्स है 1, -1 और 9। और इसके साथ हम लिखते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स बी। और कांस्टेंट मैट्रिक्स बी बनती है जो राइट साइड में कांस्टेंट दिए होते हैं। यहाँ पे 4 दिया है तो ये 4 आ जाएगा, साथ में आगे 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1।
जब हम ए और बी को साथ में लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड का मतलब होता है बढ़ाना। अब सबसे पहले हम इस वन की हेल्प से नीचे वाले दोनों एलिमेंट को जीरो करेंगे, तो यहाँ पे ऑपरेशन हम यूज करेंगे। ऑपरेशन यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि R2 में ऑपरेशन लगेगी R2 माइनस 2R1। यहाँ पे 2 दे रखा है इसलिए 2R1 करना पड़ेगा। और R3 में ऑपरेशन लग जाएगी R3 माइनस R1। यहाँ पे 1 दे रखा है तो 1 से 1 सीधा माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो सबसे पहला काम ये है कि इस 1 की हेल्प से नीचे वाले दोनों एलिमेंट को जीरो करो। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं है इसलिए फर्स्ट रो हमारी सेम रहेगी। ये वाले दोनों एलिमेंट हमने जीरो कर लिए। यहाँ पे अगर आप ऑपरेशन लगाओगे तो 3 - 4 हो जाएगा जो कि -1 के इक्वल मिलेगा। यहाँ से 8 - 2 हमें मिलेगा 6 के इक्वल। यहाँ से -1 -2 -3 के इक्वल मिलेगा। और 9 - 1 यहाँ से 8 के इक्वल मिलेगा। यहाँ पे 7 - 8 हो जाएगा 4 × 2, तो यहाँ से आपको मिलेगा -1। और यहाँ पे 1 - 4 होगा तो यहाँ से आपको मिलेगा -3। तो पहला टारगेट हमने देखा कि इसकी हेल्प से हमें नीचे वाले दोनों एलिमेंट को जीरो करना होता है। अब हम इसकी हेल्प से नीचे वाले एलिमेंट को जीरो करते हैं और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें ऑपरेशन लगानी पड़ेगी R3 में। और ऑपरेशन लगेगी R3 माइनस 3 टाइम R2, क्योंकि R3 में हमारे पास -3 है। -3 टाइम R2 में हमारे पास -1 है। तो यहाँ पे -3 + 3 ये हो जाएगा जिसकी वजह से हमें 0 मिलेगा। तो ये ऑपरेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 0 0। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। क्योंकि फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं है, सेकंड रो में भी कोई ऑपरेशन नहीं है, तो सेकंड रो एज इट इज आएगी। थर्ड रो में यहाँ पे हमारा 0 बन जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, ऑपरेशन है 8 - 3 टाइम R2। R2 में 6 है, ये 18 हो जाएगा तो यहाँ से -10 आएगा। और आगे हमारे पास यहाँ पे -3 है तो -3 - 3 टाइम -1, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारी एक्लन फॉर्म बन गई। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हम यहाँ से पीवॉट निकालते हैं। पीवॉट क्या होता है, पीवॉट एक्लन फॉर्म में हर रो में पहली नॉन जीरो एंट्री होती है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो की पहली नॉन जीरो एंट्री ये है, सेकंड रो की पहली नॉन जीरो एंट्री ये है, और थर्ड रो की पहली नॉन जीरो एंट्री ये है। अब यहां से कंडीशन आगे बनती है, अगर आपको इस मैट्रिक्स ए की हर रो में पीवॉट मिल जाए तो वहां से आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर मान लो पीवॉट इस वाले कॉलम में चला जाए तो इस केस में आपको नो सॉल्यूशन मिलता है। जैसे नो सॉल्यूशन के लिए ये वाला केस बन सकता है, जैसे मान लो 1 2 1, यहाँ पे 0 -1 6 होता है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -1 है। यहाँ पे 0 0 0 अगर हो जाता और यहाँ पे कोई नंबर मान लो 2 आ जाता तो ये पीवॉट बनता, ये पीवॉट बनता और यहाँ पे भी पीवॉट चला जाता, तो इस केस में आपको नो सॉल्यूशन मिलता है। और अगर मान लो आपको ए की हर रो में पीवॉट नहीं मिल रहा है और ना ही इस लास्ट वाले कॉलम में पीवॉट जा रहा है, तो उस केस में आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं। जैसे उसका एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो फर्स्ट रो 1 2 1 है और यहाँ पे आपको 4 मिला, और यहाँ पे 0 -1 6 है, यहाँ पे 2 है, और इधर 0 0 0 है, और इधर भी 0 है। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो पीवॉट यहाँ और यहाँ मिले। इस वाली रो में आपको पीवॉट नहीं मिला, यानी ए की हर रो में आपको पीवॉट नहीं मिल रहा है, इस वजह से यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। इस वाले कॉलम में पीवॉट नहीं है तो नो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो ऐसे केस में आपको फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन हमारा सही ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। प्रीवियस जो मेथड है वो हर टाइप के क्वेश्चन में चलेगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास स्क्वायर सिस्टम गिवन है, यानी यहाँ जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स ए है वो 3 × 3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे केस में हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू आपको नॉन जीरो मिलती है तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यहां से हम डिटर्मिनेंट ए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो से हमें कॉफिशिएंट मिल जाएंगे 1 2 1, सेकेंड रो से 2 3 8, थर्ड रो से 1 - 1 9,
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 1 बाहर। मैं इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ। 1 बाहर आएगा तो 1 की रो और कॉलम हाइड हो जाएगी, तो ये 9 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 3 ज़ा 27 माइनस माइनस 1 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 8 आ जाएगा। सेकंड नेगेटिव होता है और सेकंड यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा। 2 की रो और कॉलम हाइड कर देंगे तो ये 9 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। 9 2 ज़ा 18 माइनस 1 8 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से 8 आ जाएगा। प्लस लास्ट यहाँ पे 1 दे रखा है। 1 की रो कॉलम हाइड करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 3 आ जाएगा। और यहाँ से आपको मिलेगा ये 35 हो गया, और ये हमारा 10 हो गया, 2 के साथ 20 और आगे -5। यानी यहाँ से हमें वैल्यू मिली 10, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होती है। यानी यहाँ से हमें नॉन जीरो डिटर्मिनेंट मिला, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।